आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की परतें खोलने वाले हैं जो है तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए किसी ब्लैक बॉक्स से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की। ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे ऊंचे, सबसे अहम जजों को चुनता कैसे है? सुनने में यह सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन जब हम लोकतांत्रिक सत्ता और न्यायपालिका की आज़ादी के बीच के बैलेंस की बात करते हैं, तो इसका जवाब बेहद दिलचस्प और थोड़ा उलझा हुआ हो जाता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द को समझना होगा, कॉलेजियम प्रणाली यानी कॉलेजियम सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज ही उच्च न्यायालयों में नए जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर्स का पूरा जिम्मा संभालते हैं। लेकिन आपको जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि ये एक अलिखित प्रणाली है। जी हां, मूल भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब देखिए, यही बात इस पूरे विषय को इतना पेचीदा बनाती है। अगर आप संविधान के पन्ने पलटेंगे तो अनुच्छेद 124 और 217 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यानी उनके साथ कंसल्टेशन करके, जजों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरे संविधान में कॉलेजियम शब्द का जिक्र एक भी बार नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि बिना संविधान में लिखे ये सिस्टम आज काम कैसे कर रहा है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके साथ 4 सबसे वरिष्ठ जज इस समूह का हिस्सा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के स्तर पर यह समूह थोड़ा छोटा होता है, जहां वहां के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ जज मिलकर फैसले लेते हैं। अब यहां एक बहुत ही जबरदस्त शब्दों का खेल हुआ है जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। संविधान बनाने वालों का मूल इरादा ये था कि कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच केवल परामर्श होगा, लेकिन अंतिम मुहर सरकार की ही लगेगी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रुकिए, यहां परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सहमति यानी कॉन्करेंस। बस इसी एक कानूनी व्याख्या ने राजनीतिक प्रभाव को दूर रखने के लिए नियुक्तियों की पूरी ताकत न्यायपालिका के हाथों में सौंप दी। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, ये सत्ता के पेंडुलम की तरह झूलता रहा। 1981 के फर्स्ट जजेस केस में तो सरकार का ही दबदबा माना गया था, लेकिन फिर 1993 के सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम का असल जन्म हुआ और 1998 तक आते आते थर्ड जजेस केस ने इस सिस्टम को विस्तार देकर न्यायपालिका की पूर्ण सर्वोच्चता पक्की कर दी। खैर, सिस्टम बन तो गया और इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाए रखना, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन हमें न्यूट्रल होकर उन आलोचनाओं को भी देखना होगा जो इस बंद दरवाजे वाली व्यवस्था से पैदा हुई। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई वो थी पारदर्शिता की कमी। इस अपारदर्शिता की वजह से सिस्टम की काफी तीखी आलोचना हुई, और ये आलोचना सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जस्ती चिलमेश्वर जैसे दिग्गजों ने भी इसे कड़े शब्दों में भाई भतीजावाद का दूसरा नाम तक कह डाला। अक्सर मीडिया और कानूनी हलकों में अंकल जज सिंड्रोम की चर्चा होती है, जहां ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि हाईकोर्ट्स के लगभग 50% जजों के पारिवारिक रिश्ते पहले से ही न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों से रहे हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए भाई भतीजावाद की इस बहस को साइड में भी रख दें, तो एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और गंभीर समस्या है, और वो है खाली पड़े पदों को भरने में होने वाली देरी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.5 करोड़ यानी 47 मिलियन। 2022 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश की अदालतों में इतने केस पेंडिंग हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस पेंडेंसी की गंभीरता को हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यह माना जाता है कि एक सही व्यवस्था के लिए प्रति 10 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 14.4 पर अटका हुआ है। इतने कम जजों के साथ इतने विशाल देश का न्यायिक सिस्टम आखिर कैसे सुचारू रूप से चल सकता है? तो क्या इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया। 2014 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC। इसका मकसद था नियुक्तियों में सरकार की भागीदारी तय करना। संसद ने इसे पास भी कर दिया, लेकिन
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की आज़ादी और संविधान के मूल ढांचे का हवाला देते हुए 4-1 के भारी बहुमत से इस पूरे आयोग को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में 2025 में। आज भी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में काम कर रहा वर्तमान कोलिजियम ठीक उन्हीं पुरानी चुनौतियों और संतुलन बनाने के जद्दोजहद के बीच अपना काम कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में कॉलेजियम ने जजों को प्रमोट करने के लिए 5 मोटे-मोटे पैरामीटर तय किए हैं, जैसे कि वरिष्ठता, योग्यता, ईमानदारी और सबसे जरूरी क्षेत्रीय और लैंगिक विविधता, साथ ही हाशिए पर रहे समुदायों का समावेश। इन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति भी की गई है। लेकिन फिर वही बात ब्लैक बॉक्स वाली, वो जो बात हमने शुरू में की थी ना, वो विवाद आज भी कायम है। जब इस बंद कमरे की मीटिंग्स के अंदर की कोई असहमति बाहर आ जाती है तो सवाल फिर से उठने लगते हैं। जैसे 2025 में ही एक जुडिशियल ट्रांसफर और एलिवेशन को लेकर जस्टिस बीवी नागारत्ना की आंतरिक असहमति की खबरें पब्लिक में लीक हो गई, बिना किसी औपचारिक स्पष्टीकरण के। इससे पता चलता है कि अंदर भी सब कुछ एकदम शांत नहीं है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? इस टकराव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसी संस्थाएं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP को फाइनल करने पर बहुत जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बने, कोई पारदर्शी एप्लीकेशन प्रोसेस हो और योग्यता तय करने के कुछ स्पष्ट लिखित नियम हो जिन्हें कोई भी देख सके। और हाँ, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसे सुनने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आकर शक्ति और नियंत्रण के इस झूलते पेंडुलम को देखते हुए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो ये कि एक लोकतंत्र आखिर कैसे न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता और एक पारदर्शी जवाबदेह व्यवस्था के बीच एक सही बैलेंस बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत के कानूनी भविष्य को आकार देता रहेगा। इस पर आप भी जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।